हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजर टेस्ट 6 का डिस्कशन केमिस्ट्री वाले पार्ट का। केमिस्ट्री वाले पार्ट के सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें दो हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल दिए और हमसे एक थर्ड हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहे हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है कॉपर 2+ से बन रहा है कॉपर। इस रिएक्शन का हमें हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इट इज़ 0.337। इसकी n की वैल्यू हमें दी। n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। इसके बाद हम लिखेंगे कॉपर 2+ से बन रहा है कॉपर प्लस, इसका हमें ई नॉट दिया हुआ है 0.153। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि कॉपर प्लस से बनने वाले कॉपर रिएक्शन, इसका ई नॉट की वैल्यू बताओ। सबसे पहले हम इसकी n की वैल्यू कितनी रख लेंगे 1। ये अगर हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन होगी वो फर्स्ट रिएक्शन में से सेकेंड रिएक्शन को माइनस करने के बाद आएगी। सेकेंड रिएक्शन को माइनस करने के बाद माइनस सेकेंड रिएक्शन, तो हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर हम करेंगे कि डेल्टा जी ऑफ थर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन माइनस डेल्टा जी ऑफ सेकेंड रिएक्शन। डायरेक्टली ये मत करना कि यहाँ पर आप ई नॉट ऑफ थर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन माइनस ई नॉट ऑफ सेकेंड रिएक्शन। ये ब्लंडर बिल्कुल ना करें, वो गलत हो जाएगा। हम डेल्टा जी को ऐड कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ई नॉट को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते रिएक्शंस में। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो यहाँ पर भी हम वही रखेंगे। तो डेल्टा जी ऑफ थर्ड रिएक्शन, डेल्टा जी ऑफ थर्ड रिएक्शन हो जाएगा माइनस एन ऑफ थर्ड रिएक्शन इज 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ इंटू ई नॉट ऑफ थर्ड रिएक्शन जो हमें निकालना है, इट वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी सॉरी माइनस एन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन दैट इज 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट दैट इज 0.337 माइनस माइनस का 1 इंटू एफ इंटू 0.153। अब देखिए, सबसे पहले तो ऐसे आप तीनों जगह से एफ एफ कैलकुलेट कर दीजिए, एफ एफ कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई नॉट इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 0.337 प्लस 0.153। तब यहाँ पे माइनस साइन इधर जाएगा तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0.153 सॉरी इसको ये माइनस और प्लस 0.337 टाइम्स 2। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे आप जब आप कैलकुलेट करोगे इस वैल्यू में से आपको इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.521 वोल्ट। दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम आया था 52 नंबर क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन NaCl solution, what volume of chlorine gas at STP is produced in the same time in which 5 liter of hydrogen gas is liberated under the same condition? देखिए, यहाँ पर है सवाल नंबर 52। 52 में हमें बोल रहे हैं कि NaCl का हमारे पास में था ब्राइन सोल्यूशन, इसके हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बनते हैं Cl2 और H2। हमसे क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ Cl2 अपन को कैलकुलेट करनी कितनी लिबरेट होगी, और अपन को ये दिया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी लिबरेट हुई थी 5 लीटर। मतलब कि सेम कंडीशन के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि Cl2 का कितनी वॉल्यूम लिबरेट होगी, वो अपन को कैलकुलेट करके बतानी है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे फैराडेज का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मोल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड प्रोड्यूस्ड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 96500। अब देखिए, इस मोल की जगह पे मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम
in liter at STP or NTP divided by 22.4 equal to I into T upon n factor multiplied by 96500। तो वॉल्यूम इन लीटर हो जाता है 22.4 मल्टीप्लाइड बाय करंट इंटू टाइम अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। देखिए अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम इन लीटर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें बोल रहे हैं सिमिलर कंडीशन से, मतलब कि दोनों ही केस में जब अपन ने हाइड्रोजन को लिबरेट करवाया था उस केस में और इस केस में करंट और ये सब भी सेम है, एन फैक्टर भी दोनों का सेम होता है और 96500 भी सेम है। तो दोनों ही केस में जो वॉल्यूम लिबरेट होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ Cl2 लिबरेटेड वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड। तो इनका दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 5 लीटर। कैसे आया आंसर, देखिए हमने क्या किया, फेरेडेज लॉ लगाया। फेरेडेज लॉ ये कहता है कि जितना भी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके चार्ज के ऊपर, कि कितना चार्ज हमने ट्रांसफ़र करवाया था। ठीक है, अब देखिए दोनों में चार्ज ट्रांसफ़र भी सेम है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके कारण जो उनके नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो भी सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स यदि सेम बन रहे हैं तो फिर जो वॉल्यूम होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि वॉल्यूम एट STP और NTP इज 22.4 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स। ऐसा हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम लिबरेट होगी वो भी बिल्कुल हाइड्रोजन की वॉल्यूम के बराबर ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा ये 5 लीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि E0 ऑफ Fe3 प्लस Fe ये इतना है, ये इतना है और ये इतना है। बिल्कुल ये 51 वाले क्वेश्चन की तरह है कि हमें 2 हाफ सेल का दिया हुआ है, थ्री नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर अपन को सबसे पहले दिया था क्या, आयरन 3+ से बन रहा है आयरन। इस रिएक्शन के लिए हमें दिया हुआ है E0 की वैल्यू। E0 की वैल्यू कितनी है, 0. इस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू कितनी है, -0.036। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो 3। दूसरी रिएक्शन हमारे पास में है आयरन 2+ से बन रहा है आयरन। इस हाफ सेल के लिए जो E0 की वैल्यू है वो है -0.439 और इसमें n की वैल्यू कितनी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने हैं, 2। तो हमसे पूछ रहे हैं कि आयरन 3+ से आयरन 2+ बनाना है हमें, तो इस रिएक्शन का हमें E0 बताइए। और n की वैल्यू तो इसकी 1 है क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तब देखिए इस रिएक्शन को यदि हमें लिखना है तो हम अगेन यहाँ पे भी यही बोल सकते हैं कि यदि हम थर्ड रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो थर्ड रिएक्शन हो जाएगी फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड को यदि हम माइनस कर दे तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है कि ΔG ऑफ थर्ड इज इक्वल टू ΔG ऑफ फर्स्ट रिएक्शन माइनस ΔG ऑफ सेकंड रिएक्शन। तो ΔG ऑफ थर्ड रिएक्शन हो जाएगा -NF इंटू E0, डायरेक्टली लिखेंगे हम इस बार, इज इक्वल टू -N3 इंटू F इंटू E ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज -0.036। फिर एक और माइनस साइन और यहाँ पर लगाएंगे एक और माइनस। n सेकेंड रिएक्शन का n कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय F इंटू E। E कितना है, माइनस का 0.439, -0.439। -0.439। तब देखिए यहाँ से F मल्टीप्लाइड बाय
यहाँ से सबसे पहले तो आप एफ को कैंसिल कर दीजिए सब जगह से, तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3 इंटू 0.036, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर का यहाँ का एक माइनस बच जाएगा, तो माइनस 2 इंटू 0.439, ये हमारे पास में इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब ये माइनस साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 0.439 माइनस 3 इंटू 0.036। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.770, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 भी कुछ कुछ वैसा ही जैसा अभी हमने डिस्कस किया। देखो क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 भी कुछ कुछ यही कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी हमें दी हुई है कि कितनी लिबरेट होगी, और आप हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा उसमें। देखिए वो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट, टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 224 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी एट कैथोड इज। तो हमें वॉल्यूम लिबरेटेड दी हुई है, हमें करंट दिया हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा इसमें। देखिए इसमें यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जो अभी मैंने कुछ देर पहले डिराइव किया था कि वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी और एनटीपी इट वुड बी इक्वल टू 22.4 multiplied by current into time divided by n factor into 96500। अब देखिए वॉल्यूम इन लीटर हमें दिया हुआ है 224 मिलीलीटर, सॉरी, तो ये हो जाएगा 224 मिलीलीटर। तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाइड बाय, अब करंट इंटू टाइम, करंट हमें दिया है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 की पावर -3, इसको भी हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू टाइम जो हमसे पूछ रहे हैं, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए हमें दिया है कि NaCl सोल्यूशन का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। देखिए NaCl सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 Cl से मिलके क्या बन रहा है, Cl2, कि 2 Cl माइनस से बन रहा है Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिबरेट कर रहा हूँ, तो इसका जो एन फैक्टर की वैल्यू आ जाती है वो 2 आ जाती है, मल्टीप्लाइड बाय 96500। अब यहाँ पे 10 की पावर -3, यहाँ 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, 224 इंटू 10 हो जाएगा 224, जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500, इट वुड बी इक्वल टू 19.3 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 54 का आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 में हमसे पूछ रहे हैं कि E1 E2 E3 ये तीन आपको गैल्वेनिक सेल के EMF दिए हुए हैं, अपन से पूछ रहे हैं किसका EMF सबसे ज़्यादा होगा। देखिए तीनों सेम टाइप के सेल्स हैं, बस तीनों में कंसंट्रेशन एनोड का और कैथोड का अलग अलग है। तो इस केस में आपको कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है इस टाइप के क्वेश्चन, तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, देखिए 55 वाले क्वेश्चन में मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करते हैं वाले क्वेश्चन। जब भी आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा याद रखना है कि एनोड अपॉन कैथोड का जो रेशो है वो जितना ज़्यादा होगा ई सेल की जो वैल्यू है वो उतनी कम होगी। देखिए ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ एनोड के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड का कंसंट्रेशन। ये रेशो जितना ज़्यादा होगा, ये रेशो जितना ज़्यादा होगा
उतनी पूरी ये वैल्यू ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा ये पूरी वैल्यू होगी हमारे पास में, उतना कम ई सेल की वैल्यू आएगी। तो हमें याद रखना है कि ये जो रेशो है, ये जितना ज़्यादा होगा ई सेल की वैल्यू उतनी कम होगी, और ये रेशो जितना कम होगा ई सेल की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल आएगा वो उतना कम आएगा। अब देखिए रेशो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले केस में हमें रेशो कितना मिल रहा है। देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है, तो 1/0.1, 1/0.1 यानी कि रेशो कितना आ रहा है 10। सेकेंड केस में रेशो कितना है 1/1, दैट इज 1। थर्ड केस में रेशो कितना है 0.1/1, 0.1/1 दैट इज 0.1। तब देखिए इन तीनों ही केस में सबसे कम रेशो किसका है, थर्ड वाले का, तो इसका ई नॉट सेल किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ई ऑफ थर्ड सेल सबसे ज़्यादा होगा, फिर ई ऑफ सेकेंड सेल उससे कम होगा, और ई ऑफ फर्स्ट सेल उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ए बाय सी का रेशो है वो थर्ड में क्या है, सबसे कम है, सेकेंड में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किस में, ए बाय सी का रेशो फर्स्ट में। ए बाय सी माने तो ए बाय सी इज़ अ शॉर्ट टर्म, जो हम किसके लिए बोल रहे हैं कि एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड का कंसंट्रेशन। ये जो कंसंट्रेशन का ये जो रेशो है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी कम वैल्यू होगी किसकी, ईएमएफ ऑफ सेल की। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू एनिलीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इफ करंट एफिशिएंसी इज 25%, कैलकुलेट चार्ज रिड्यूस्ड इन कूलम्स। देखिए हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, ये होती है नाइट्रोबेंजीन, इससे आपने बना दिया एनिलीन। एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर यदि आप NH2 लगा देंगे तो एनिलीन मिल जाएगा। देखिए नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, यहाँ पर होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3। यदि नाइट्रोजन +3 से -3 में जा रहा है तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए हमें वही फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाना है, गिवन मास इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू 96500 इंटू परसेंटेज करंट एफिशिएंसी। देखिए तो मास अपने को कितना दिया हुआ है 12.3 ग्राम। मोलर मास इसका होता है एनिलीन का, तो मोलर मास ऑफ एनिलीन का नहीं नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2, यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 123। इट इज़ इक्वल टू 123 इंटू चार्ज हमें जो कैलकुलेट करना है, पॉन में n फैक्टर हो जाएगा 6 इंटू 96500 इंटू परसेंटेज करंट एफिशिएंसी कितना है 0.25। तब देखिए यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये 0.1 में कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 9650, ये एक पॉइंट से अपन यहाँ पे ये घटा देंगे, डिवाइडेड बाय 0.25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25, 6 को अपन डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6 × 4 दैट इज 24। डायरेक्टली हम लिख देते हैं 24 इंटू 9650। यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है, दैट इज सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है हमें, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248। हमसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट करो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे हमें क्या क्या दिया हुआ है,
हमें सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, दैट इज कप्पा 0.0248, और उसके अलावा हमें मोलैरिटी दी हुई है 0.2। हमसे पूछ रहे हैं मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बताओ। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी 0.0248 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 0.2। ये हटेगा तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये और ये डेसिमल हट जाएगा तो ये हो जाएगा 124। ये हमारा आंसर आ जाएगा 124। ठीक है, 124 ऑप्शन में सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट, अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड इज। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 हमें कह रहा है कि अमाउंट ऑफ जिंक, हमसे पूछ रहे हैं कि कितना अमाउंट जिंक, जैसे हमारे पास में है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के अंदर क्या होगा, Zn2+ होगा। Zn2+ जब डिपॉजिट होगा तो Zn में डिपॉजिट होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसके अलावा हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमें करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें अमाउंट ऑफ जिंक पूछ रहे हैं, हमें वेट ऑफ जिंक पूछ रहे हैं, और हमारे पास में करंट है 5 एम्पियर, टाइम कितना दिया हुआ है देख लेते हैं अपन, 40 मिनट्स। टाइम है 40 मिनट्स, तो हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास इतने सेकंड आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर अपना फेरेडे का इक्वेशन लगाएंगे, तो वेट हो जाएगा मोलर मास ऑफ जिंक होता है 68, मल्टीप्लाइड बाय करंट हो जाएगा 5 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा 2 इंटू 96500। तो वेट की यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद में हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.065 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 68.35 होता है यदि आप एग्जैक्ट लेना चाहें। यदि आप सारी वैल्यूज एग्जैक्ट रखते हैं तो ये आंसर भी एग्जैक्ट आ जाएगा, विच इज सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 59 द कंडक्टिविटी ऑफ 0.25 m solution of a weak electrolyte XY is इतना, lambda infinity of electrolyte is इतना, तो आंसर डाइल्यूशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज। देखिए फिफ्टी 59 नंबर वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें सबसे पहले दिया हुआ है लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम निकालने के लिए हमें बाकी कप्पा दिया हुआ है, और हमें मोलैरिटी भी दी हुई है, जिससे हम ये निकाल लेंगे। और लैम्डा एम इन्फिनिटी अपन को डायरेक्टली दिया हुआ है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, ये दोनों हमें दिया हुआ है। इन दोनों का यूज़ करके हम अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। एक बार हमारे पास में अल्फ़ा आ जाएगा तो हमें पता करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर ओसवाल्ड डाइल्यूशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आ जाती है सी अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे सी हमें दिया हुआ है मोलैरिटी के बराबर, तो हम वो सी की वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा के स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। ये हमारा कुछ ब्लूप्रिंट होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। लैम्डा में इन्फिनिटी हमें दिया हुआ है कितना, 500। कप्पा हमें दिया हुआ है कंडक्टिविटी 0.0125, 0.0125। मोलैरिटी हमें दी हुई है 0.25, 0.25। तो यहाँ से हम पहले तो लैम्डा एम निकालेंगे। लैम्डा एम होता है कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी हो जाएगी 0.25। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 0.25 को 1/4 लिख सकता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 50। तो लैम्डा एम आ गया हमारे पास 50, लैम्डा एम इन्फिनिटी हमारे पास 500। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, इट वुड बी इक्वल टू 0.1। यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के हो जाएगा सी हमको दिया हुआ है 0.25 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज 0.1 का स्क्वायर। के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में
2.5 इंटू 10⁻³ यहाँ से अपन निकालेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास में ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डायलूशन इज मेनली ड्यू टू। देखिए यदि इलेक्ट्रोलाइट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें हम यदि इनफाइनाइट डायलूशन कर देते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है। याद रखिएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इंक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को यदि आप इनफाइनाइट डायलूशन तक ले जाते हो तो उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। जो माइनर सा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो क्यों देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है 60 में कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपन ने डायलूशन कर दिया तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है। द ओनली रीज़न इज कि इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, ये वाला रीज़न बिल्कुल सही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो इनफाइनाइट डायलूशन कर देते हैं तो उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो आयंस के बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है। आपस में एक जैसे आयंस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो इंटरेक्शन जब कम हो जाता है तो एक आयन फ्री हो जाता है और उसकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण कंडक्टेंस जो होता है ओवरऑल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसलिए 60 वाले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, तो इसका आंसर इज बी ऑप्शन। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यदि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो इसमें ए एंड बी दोनों सही होता है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके अंदर से बी सही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हम ये नहीं कह सकते कि उसमें नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाता है या फिर 100% आयनाइजेशन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा होता तो हमारा ऑप्शन डी होता, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। उसका तो अपनी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इट इज़ लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट होता है बी, इसको यहाँ पर इन लोगों ने ए से डिनोट कर रखा है, इस कांस्टेंट को अपन ने ए से डिनोट कर रखा है, बट इट मीन्स द सेम। तो लैम्डा एम हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। ये वाली हमारी इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि आंसर वुड बी कौन सा ऑप्शन हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 62। When lead storage battery is charged, lead dioxide dissolves, sulfuric acid is regenerated, lead electrolyte becomes coated with lead sulfate, amount of sulfuric acid decreases। जब भी लेड स्टोरेज बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो लेड डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है क्या, नहीं, वो रीजनरेट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होता है क्या, आंसर इस सही है। द लेड इलेक्ट्रोड बिकम्स कोटेड विद लेड सल्फेट, ये भी गलत है, वो डिस्चार्जिंग में होता है। द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस, ये भी डिस्चार्जिंग में होता है। तो ऑप्शन बी इज ओनली करेक्ट। तो 62 के अंदर भी क्या आएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, सिर्फ और सिर्फ बी। 63 1 liter of 1 m CuSO4 solution is electrolyzed taking platinum electrode. After passing 2F charge, the molarity of CuSO4 will be। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो CuSO4 है वो जब भी यदि चार्ज होता है, सॉरी जब भी अपन उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये बन जाता है कॉपर में। यहाँ पर कॉपर +2 प्लस में और यहाँ पर ये कॉपर 0 में चला जाता है, नहीं सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। हमसे पूछ रहे हैं कि यदि हमने 2F का यदि हमने चार्ज इसके ऊपर पास करके इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दी तो ये +2 से 0 में चला जाएगा। तो इस केस में हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी फाइनल मोलैरिटी बताइए। तो इसकी फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी, तो फाइनल मोलैरिटी इसकी 0 होगी, इसकी फाइनल मोलैरिटी कुछ होगी ही नहीं। यदि इनिशियली हमारे पास में 1 m CuSO4 था तो फाइनल मोलैरिटी इसकी 0 हो जाएगी।
मोलैरिटी जीरो क्यों हो जाएगी? क्योंकि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका हम मास जो होता है 1 ले लेते हैं। जब भी आप नॉस्ट इक्वेशन में या फिर किसी भी इक्वेशन में आप इसको लगा के देखोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1m बेंजोइक एसिड इज इतना, एंड इफ द कंडक्टेंस ऑफ बेंजोइट आयन इन H+ कंसंट्रेशन है इतना इतना, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। देखिए ये भी कॉलरॉश लॉ पूछ रहे हैं। हमने लैम्डा एम नहीं, हमें लैम्डा ई क्यू दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लैम्डा ई क्यू ऑफ बेंजोइक एसिड। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12.8, और हमसे पूछ रहे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू बताओ। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है लैम्डा ई क्यू बाय लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी। यदि हम लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी ढूंढना चाहते हैं तो वो हो जाएगा लैम्डा ई क्यू ऑफ बेंजोएट आयन CO माइनस प्लस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ H+। यदि हम लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ बेंजोइक एसिड निकालना चाहते हैं तो COH, तो लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ बेंजोइक एसिड हो जाएगा इसका लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी प्लस इसका लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी। तो इन दोनों की वैल्यूज हमें दी हुई है 42 एंड 288.42, तो ये जाएगा 48 प्लस 288.42, तो ये वैल्यू आ जाएगी 330.42। एक है हमारे पास में 12.8 और एक है 330, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.8 अपॉन 330.42 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा रफली 3.9% के अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करने के बाद में ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर कितना था 63 का डी। नेक्स्ट 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये सब देखिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ आपको कैसे याद करना है इसको या फिर कैसे समझना है। देखिए जब भी 65 वाला है तो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है ई नॉट आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर पी ऑफ एनोड, ये हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है। एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि ई नॉट आर पी जो होता है वो नेगेटिव होता है ई नॉट ओ पी के। ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, ये है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट आर पी ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ओ पी ऑफ एनोड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। या फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ई नॉट ओ पी ऑफ कैथोड, यहाँ पे माइनस साइन के साथ, माइनस ई नॉट आर पी ऑफ एनोड। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसके अलावा हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम दोनों को यदि हम ओपी के टर्म्स में लिख दें, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये भी सही है। तो ये चारों इक्वेशन सही है, बाकी इसके अलावा जितनी भी इक्वेशन आएगी वो सारी की सारी गलत है। आपको अपनी सिर्फ बेस इक्वेशन याद रखनी कि ई नॉट आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर पी ऑफ एनोड, ये हमारा ई नॉट सेल होता है। उसके अलावा यदि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में इन दोनों की वैल्यूज लिखनी है तो आपको बस ई नॉट आर पी की जगह पे ई नॉट ओ पी रख देना है, बस सिंपली रिवर्सिंग द साइन। यहाँ पे भी सेम आपको यही करना है। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देख लेते हैं अपन। ई नॉट आर पी ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ओ पी ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ए ऑप्शन सही है इसका। तो आंसर वुड बी ए, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, देखिए स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है।
यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज पर ओम पर सेंटीमीटर, सही है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी कम होती है या बढ़ती है? Specific conductivity of strong electrolytes decreases on dilution. The amount of an ion discharged during electrolysis does not depend upon resistance. The unit of electrochemical equivalent is gram per coulomb. ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो कम होती है डिक्रीज डाइल्यूशन के बाद, ये बात भी सही है। द अमाउंट ऑफ एन आयन डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, ये भी सही है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज ग्राम पर कूलम, ये भी सही है। तो 66 में ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ए। 67 consider the reaction, what is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7 2 minus। 1 मोल Cr2O7 को यदि हमें Cr3 प्लस में ऐसे रिड्यूस करना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी होगी? देखिए भाई, गिवन मास या फिर वेट इक्वल टू मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500, ये फॉर्मूला होता है। ये अगर अपन इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा मोल, करंट इंटू टाइम को मैं लिख सकता हूँ चार्ज अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 96500। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एफ, फैराडेज कांस्टेंट। हमारे पास में कितने मोल हैं? 1 मोल है। मोल कितने हैं? 1, इक्वल टू क्यू जो हमसे पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है? एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो यहाँ पे कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी? 6F। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन। फॉर द सेल रिएक्शन Mg प्लस Zn 2 प्लस 7 रही है, द EMF हैज बीन फाउंड टू 1.6, द E0 ऑफ द सेल इज। देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं Mg प्लस Zn से बन रहा है Mg प्लस Zn 2 प्लस से बन रहा है Mg2 प्लस Zn। यहाँ पर इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और हमें E0 सेल की वैल्यू दी हुई है, नहीं हमें E सेल की वैल्यू दी हुई है। हमें E सेल की वैल्यू दी हुई है 1.6 वोल्ट। अब हमसे E0 सेल की वैल्यू पूछ रहे हैं ये लोग। देखिए E सेल क्या होता है? E सेल होता है E0 सेल माइनस 0.059 बाय n इंटू लॉग ऑफ इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन, Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Zn2 प्लस का, तो 1/1 इट वुड बी 1। तो E सेल की वैल्यू जो आएगी वो E0 सेल माइनस, अभी log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। log 1 है हमारे पास में, तो ये पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो log 1 हो जाएगा 0। तो E सेल हो जाएगा हमारे पास E0 सेल के बराबर, विच वुड बी इक्वल टू 1.6 वोल्ट। ठीक है, इसको आपको डायरेक्टली भी याद करवाया गया होगा क्लास में कि Mg2 प्लस और Zn2 प्लस जब भी हमारे पास में सेम कंसंट्रेशन है एनोड और कैथोड का, तो उस केस में जो E सेल होता है और E0 सेल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 69 फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 प्लस B2 से बन रहा है 2AB, मैकेनिज्म इज गिवन एज बिलो।
करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, ए प्लस बी टू से बनने वाली ये वाली रिएक्शन। तो इसी को रेट डिटरमाइनिंग कहा है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है, वाला पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, जब हम स्लोएस्ट स्टेप से देख के लिखते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी हमारे लिए के, स्लोएस्ट स्टेप में हमारे पास में ए है और बी टू है, हमारी फाइनल रिएक्शन में हमारे पास ए टू है और बी टू है, ए नहीं है, तो ए क्या है, इंटरमीडिएट, तो हम बी टू को तो एज इट इज लिख सकते हैं लेकिन ए को नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा बी टू का कंसंट्रेशन की पावर 1, लेकिन यहाँ पर अपन ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए हमारी मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इस ए के कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस करेंगे किसी फास्ट स्टेप के रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। लेट्स से ये वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, A2 से बन रहा है A प्लस ए, इसका मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम K1 है, तो K1 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा A² डिवाइडेड बाय A2, A2 का कंसंट्रेशन की पावर 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, वो हो जाएगा √K1 मल्टीप्लाइड बाय A2। तो हम इस ए के कंसंट्रेशन की पावर 1 की जगह पे यहाँ पर रख देंगे K इंटू B2 की पावर 1 इंटू √K1 टाइम्स A2। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेट की इक्वेशन आएगी। अब अपन कांस्टेंट कांस्टेंट अलग कर देते हैं, K√K1 बाहर आ गया, B2 अंदर बचेगा, B2 की पावर 1 और A2 की पावर 1/2। तो K मल्टीप्लाइड बाय K1 एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, दो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने से। लेट से वो नया कांस्टेंट है K2 रूट बी B2 पावर 1 इंटू A2 की पावर 1/2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास में 3/2। अब अपन को क्या पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी इज 4, मॉलिक्यूलैरिटी 4 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। और इस रिएक्शन के अंदर भी यदि हम मॉलिक्यूलैरिटी देखने की कोशिश करें तो मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे भी 2 ही दिख रही है। रेट एक्सप्रेशन इज रेट इक्वल टू K इंटू ए की कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू B2, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, ए और बी दोनों सही है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही आ जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए एंड बी, ये दोनों ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस 2A arrow B plus C where the initial concentration of A is given. Assuming that this reaction is second order in A, calculate how long in second it would take for concentration of A to reach 0.24 if A is initially decomposing at a rate of 4 into 10 to power 3 mole per liter per second। देखिए बहुत सारा इसमें अपन को डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम सब मिटा देते हैं। देखिए हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वो कितनी दी हुई है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमें दी हुई है 4 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये हमें दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन दी है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, हमें फाइनल कंसंट्रेशन दिया है, हमें टाइम पूछ रहा है। हमें बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है सेकंड है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है इट इज़ 0.48 और हमें फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है 0.24। देखिए फाइनल कंसंट्रेशन है 0.24, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.48, हमें टाइम पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप सबसे पहले ये भी समझ सकते हैं कि इसको
ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा हो गया, तो यहाँ पे जो भी टाइम लगेगा बेसिकली इसके हाफ लाइफ के बराबर हो। तो या तो आप हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की डायरेक्ट फार्मूला लगा के, या फिर आप के का फार्मूला लगा के भी अपना आंसर निकाल सकते हो। पहले के की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद अपन टाइम की वैल्यू निकालेंगे। देखिए के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए के का फॉर्मूला होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/t इक्वल 1/t मल्टीप्लाइड बाय 1/at माइनस 1/a0। देखिए अब यहाँ पर अपन को के पता नहीं है कि के कितना है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन दी है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर। हमें ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया और हमें रेट की भी इनिशियल वैल्यू दी है। दोनों की इनिशियल वैल्यूज यदि हम रख देंगे तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू निकल जाएगी। तो के की वैल्यू आ जाएगी रेट अपॉन ए के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। रेट हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए हमें दिया हुआ है 0.48 का स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए के की वैल्यू है कितनी, 4 × 10⁻³ अपॉन 0.48 का स्क्वायर को मैं 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 0.48 लिख देता हूँ, इक्वल टू 1/, टाइम जो हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 1/, फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.24 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.48। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.48। तब देखिए इस पूरी इक्वेशन में जब आप सॉल्व करोगे तो 4 × 10⁻³ अपॉन 0.48 टाइम्स 0.48 इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाइड बाय 0.48, ये हो जाएगा 0.24 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 0.48। यहाँ के 0.48 से यहाँ के 0.48 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.24 से ये 0.24 पे कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.48 into 10⁻³ divided by 4, which would be equal to 1.2 into 10⁻⁻4। ये हमारा ऑप्शन है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस, 1.2 into 10⁻⁻4 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें कह रहे हैं असर्शन रीजन। असर्शन क्या है? द रेट लॉ इक्वेशन कैन बी फाउंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन इट कैन बी रिटर्न फ्रॉम स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन। रीजन क्या है? गलत है। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा डी। असर्शन जो है ट्रू है और रीजन जो है फॉल्स है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 72, रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑलवेज डिटरमाइंड बाय फास्ट स्टेप। यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ही फॉल्स है। रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑलवेज डिटरमाइंड बाय फास्टेस्ट स्टेप, ये भी गलत है। तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर अलग अलग अपने को ग्राफ दिए हुए हैं। सबसे पहला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है क्या, तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम जब के की वैल्यू लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2.303/t इंटू लॉग ऑफ a0/a। a0/a भी लिख सकते हैं या फिर r0/r भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। तो इसलिए यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की जगह पे रेट भी रख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं। अब देखिए अपन को किसके बीच में ग्राफ बनाने को कहा है? लॉग r0/r और टाइम के बीच में।
तो हमें ये हो जाएगा के टी डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बिल्कुल y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x काइंड ऑफ ग्राफ है, और यहाँ पर ये जो m है यानी जो स्लोप है वो k बाई 2.303 के बराबर आ जाएगा। तो स्लोप हो जाएगा k अपॉन 2.303। तो फर्स्ट ए क्या है, करेक्ट है। पहला वाला ग्राफ क्या है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। टी हाफ जो है कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट बताया गया। हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन की पावर 0 के ऊपर होती है। तो इसलिए जो इनका ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। इसलिए बी ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में अपन को बोला है कि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। तो उनके बीच में जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ना कि ऐसा। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला ग्राफ गलत है, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। डी वाले में अपन को क्या बोल रहे हैं, एल एन आर और एल एन आर नॉट वर्सेस टाइम के बीच में अपन को ग्राफ पूछ रहा है। देखिए हम जानते हैं कि के टी की वैल्यू होती है एल एन आर नॉट बाय आर के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। तो यदि हम एल एन आर वर्सेस टाइम के बीच में यदि ग्राफ बनाए, इसके और इसके बीच में यदि ग्राफ बनाए, तो एल एन आर हो जाता है एल एन आर नॉट माइनस के टी। तो इसके और इसके बीच में यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका y इंटरसेप्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन स्लोप क्या है, नेगेटिव, यानी कि ऊपर से स्टार्ट होगा ग्राफ और ऐसा कुछ नीचे आएगा, जहाँ पर ये जो स्लोप की वैल्यू आएगी m, वो कितनी आएगी, नेगेटिव k के बराबर आएगी। ठीक है, ये वाला जो स्लोप है ये क्या आएगा, नेगेटिव k के बराबर। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और जहाँ पर ये जो y इंटरसेप्ट है ये एल एन आर नॉट के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला ग्राफ भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो डी वाला ग्राफ भी सही है, ए वाला भी सही है, और ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, और डी भी सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 73 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 74 नंबर पे। 74 में हम कह रहे हैं कैलकुलेट ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, रेट के, हमें रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है सिंपली इन दोनों की पावर के बराबर होता है। इन दोनों की पावर को यदि हम ऐड कर दें, ये दोनों की पावर को यदि हम ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अपन को रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है के ए की पावर 3/2 इंटू बी की पावर -1। तो हमें बस इन दोनों को एज इट इज ऐड करना है, दैट इज 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 1/2 ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ मच फास्टर would a reaction proceed at 25 degree Celsius than at 0 degree Celsius if the activation energy is 65 kilojoule? देखिए, आपने अरेनियस इक्वेशन तो पढ़ी होगी। अरेनियस इक्वेशन कहती है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपन को लगाना है। हम क्या करेंगे, हम दो केस लेंगे कि इनिशियल जब रेट ऑफ रिएक्शन होगी इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर, तो हम K1 मान लेते हैं और यहाँ पे T1 मान लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों साइड पे मैं यदि लॉग ले लूँ तो ये हो जाएगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी 1, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। सेम यदि मैं बाद वाले रिएक्शन के लिए लिखूँ तो ये भी ऐसा ही होगा, माइनस ई ए अपॉन आर T2। तब देखिए, हमें कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अपन को कंपैरिजन चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो यदि मैं 2 - 1 कर दूँ तो ये हो जाएगा एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू एल एन ए और एल एन ए तो कैंसिल हो जाएगा। तो यदि 2 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर T2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ई ए बाय आर
T1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ln m माइनस ln n क्या होता है ln m बाय n, बिल्कुल यहाँ पर ln k2 माइनस ln k1 हो जाएगा ln k2 बाय k1। इट वुड बी इक्वल टू EA बाय R को अपन अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। इस ln को यदि अपन को रेगुलर लॉग में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 10 है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं log k2 बाई k1 और यहाँ पर आ जाएगा 2.303 R। तो हमसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी रिएक्शन चल रही थी और हमें बोल रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम उसको चलाने लग जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगी या फिर के की वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी हमें डायरेक्टली दी हुई है 65 किलो जूल। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने टाइम्स हो जाएगी इनिशियल वैल्यू के की वैल्यू इक्वल टू ई ए हमें दिया हुआ है 65 किलो जूल, उसको हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 2.3 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू भी हम जूल्स में, सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में रख रहा हूँ मैं, 1/T1। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 273 माइनस फाइनल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 298 केल्विन। यहाँ पर आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 65 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 273 टाइम्स 298। जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसका आपको एंटी लॉग लेना है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये लॉग एक्स की जो वैल्यू आएगी वो लगभग 1.04 के अप्रॉक्स आएगी। जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 11 के अराउंड आती है। इसका जो एंटी लॉग होता है 1.04 का वो 11 होता है। ये आपको काइंड ऑफ याद ही रखना है। तो ये आंसर हमारा 11 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 11 टाइम्स यानी कि ऑप्शन सी। यदि आपको लॉग याद नहीं है कि मान लीजिए यदि आपको लॉग पता ही नहीं है कि लॉग एक्स की वैल्यू यदि आपके 1 पॉइंट कुछ आ रही है 1.01 1.03 1.04 ऐसी कोई सी वैल्यू आ रही है, आपको पता नहीं कि इसका एंटी लॉग क्या होता है, तो आप इसको लगभग 1 के करीब मान लीजिए। यदि 1 होता तो कितना होता, लॉग 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है जब एक्स की वैल्यू 10, 1 का एंटी लॉग लेते हैं तो अपन क्या आता है 10 आता है। तो 10 के सबसे नियरेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है इन सारे ऑप्शंस में, एक तो 2 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 16 टाइम्स है और 11 टाइम्स है। तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी याद कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि log 11 और log 12 की वैल्यू आपको भी याद होनी चाहिए। ये काफ़ी कॉमनली आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, जैसे ये वाले क्वेश्चन। Next question, the half-life of a radioisotope is 4 hours. If the initial mass of isotope was 200 grams, the mass remaining after 24 hours in decade is। इसको भी आता आप डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 76 में हमें कह रहे हैं कि इनिशियल मास हमारे पास में कितना था 200 ग्राम्स था और हाफ लाइफ कितनी है इसकी 4 आवर्स है, और हमसे कह रहे हैं कि आफ्टर 24 आवर्स इसका वेट कितना होगा, फाइनल वेट कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। 24 आवर्स में हमारी कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी होगी, देखिए 24 आवर्स में मतलब 24/4 यदि करेंगे तो हम 6 हाफ लाइफ बीत चुकी है, मतलब कि 6 हाफ लाइफ हो चुकी है। सबसे पहली हाफ लाइफ के बाद में इसका जो कंसंट्रेशन होगा यानी जो मास होगा वो आधा हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद में और आधा हो जाएगा, तीसरी के बाद में इसका भी आधा हो जाएगा, चौथी के बाद में इसका भी आधा हो जाएगा, पाँचवीं के बाद में इसका भी आधा हो जाएगा, 12.5 का आधा 6.75 6.25 और इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा इसका मास। 6 हाफ लाइफ के बाद में इसका जो मास होगा वो 3 पॉइंट कुछ ग्राम हो जाएगा, दैट इज़ 3.125 ग्राम। ठीक है, इसको भी आप एक बार हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3.125 ग्राम। या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर ही सकते हैं,
कि कितनी हाफ लाइफ बीती है। एक हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन आधा होगा, फिर उसके बाद आधा होगा, फिर उसके बाद आधा होगा, फिर आधा होगा, फिर आधा होगा, फिर आधा, या फिर इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके। सबसे पहला तो ये शॉर्ट तरीका है। दूसरा तरीका हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए इसका जो कंसंट्रेशन है, यानी इसको अपन एक जनरल फार्मूले की तरह ही बताता हूँ। यदि x से x/2 हो रहा है पहली हाफ लाइफ में, और x/2 से हो रहा है x/4 दूसरी हाफ लाइफ में, x/4 से हो जाता है x/8 तीसरी हाफ लाइफ में, तो इस x/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x/2 की पावर 1, x/4 को लिख सकते हैं x/2 की पावर 2, x/8 को लिख सकते हैं x/2 की पावर 3। यहाँ पर ये जो नंबर है, ये नंबर बता रहा है कि कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कंप्लीटेड। कितनी हाफ लाइफ के बाद में हम कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास में क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। तो हमसे ही पूछा जा रहा है कि हम फाइनल कंसंट्रेशन इतनी हाफ लाइफ के बाद में कितना होगा। तो यदि हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन x है, तो इसका आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसका जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो x/2 की पावर n के बराबर होगा, जहाँ पर ये जो n है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के बराबर है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, हमें जो भी टाइम दिया हुआ है, जितने भी टाइम तक प्रोसेस चले, टाइम गिवन डिवाइडेड बाय एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक फॉर्मूला हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो के वाला फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं। 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल मास अपॉन फाइनल मास, ऐसे आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सेम आंसर आएगा उससे भी। यहाँ पर आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हाफ लाइफ से। के का और हाफ लाइफ का रिलेशन कुछ ऐसा होता है 0.69 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ की मदद से आप पहले के निकालिए और फिर उस के की मदद से आप इस फॉर्मूले में रख के यहाँ पे टाइम रखेंगे 24 आवर्स। कि यहाँ पर आप इससे निकालेंगे, टाइम पता है आपको, के पता है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता है आपको, फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है, इस फॉर्मूले में भी आप रख सकते हैं। सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 77 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 3.125 ग्राम हो जाएगा। 76 का आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 77 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O5 NO2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। हमसे जो रॉन्ग है वो पूछ रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम होता है टाइम के साथ में, ये बात सही है। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। के की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी, बात सही है। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी सही है, वो भी कम होगा। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन वो भी कम हो जाएगी टेम्परेचर के साथ। रिएक्शन प्रोसीड्स टू 99.6% कंप्लीशन इन 8th हाफ लाइफ ड्यूरेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। चाहे तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं के वाले फॉर्मूले लगा के। तो ये बस सी वाला ऑप्शन है, ये भी गलत है। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी। सी इज आंसर, सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। 78 में 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes. 50% of the same reaction would be completed in approximately. यहाँ पे भी आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए यदि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A0 मान लेते हैं, 60% यदि कंप्लीट हो गई है तो इनिशियल कंसंट्रेशन का ही कितने टाइम्स हो चुका होगा, 40% बचा होगा। देखिए हमारे पास में क्या था, 100% क्या था, A0 था पहले। यदि रिएक्शन 60% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब है कि A0 का जो कंसंट्रेशन बचा है उसे 40% बचा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो A0 का यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो पहले यदि मैं A0 मान लो तो फाइनल कंसंट्रेशन उसका हो जाएगा 0.4 टाइम्स है।
तो इतना टाइम होने में हमें कितना टाइम लग रहा है, इतनी रिएक्शन कंप्लीट होने में हमें लग रहे हैं 60 मिनट्स। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हमें लग रहे हैं 60 मिनट्स। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ए नॉट से यदि हम 0.5 ए नॉट तक जाते हैं तो इसमें टाइम बताओ कितना लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ही केस में, चाहे केस 1 है यहाँ पे K1 हो या K2 हो, तो K1 और K2 तो बराबर होंगे। दोनों ही केस में जो रेट कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज बराबर आएगी। तो K की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज ही रखते हैं। देखिए इनिशियल टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें, 60 मिनट्स, इंटू लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन, ये हो जाएगा 1/0.4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम जो हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2.303 से 2.303 कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 60 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये हो जाएगा 0.4 को हम लिख सकते हैं 2.5, तो टाइम हो जाएगा हमारे पास में लॉग ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/0.5 को मैं 2 के बराबर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2.5। ठीक है, ये log 2 अपॉन 2.5 नहीं है, log 2 अपॉन log 2.5 है। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3 और log ऑफ 2.5 की वैल्यू हमें शायद क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.4। तो ये हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 45 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है सी, आंसर इज ऑप्शन सी। 78 का आंसर है सी। 79, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट नॉर्मली वर्क एट हाई टेम्परेचर, गलत हो गया, हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं करते। एंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजिनस एंजाइम्स, हेट्रोजिनस कैटलिस्ट डिक्रीजेस रिएक्शन रेट, ये भी गलत हो गया। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विद लो मॉलिक्यूलर मास, ये भी गलत है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंजाइम्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, तो 79 का आंसर हो जाएगा डी। 80 में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। हमें सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है और हमसे पूछ रहे हैं कि वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स बताओ। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइजिंग होने की टेंडेंसी, ये क्या होती है, बढ़ती है। ऑक्सीडाइज यदि खुद होना चाहता है कोई, तो वो दूसरे का क्या करवाएगा, रिडक्शन। तो जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती है तो दूसरे का क्या करवाएगा, रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा, और जिसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगी। तो जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब एक तो ये हो गया कि रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, या फिर वाइस वर्सा भी कि जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सबसे वीकेस्ट कौन सा है। तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर वीकेस्ट कब होगी, जब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। देखिए यदि ये दोनों कम होते तो ये ज़्यादा होता, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा कि ये कब कम होगा, जब ये दोनों ज़्यादा होंगे। रिड्यूस होने की पावर ज़्यादा और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, कम। यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम कब होगी, जब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है, माइनस में सबसे कम है, माइनस माने की सबसे ज़्यादा है। अच्छा अब इसमें भी आयोडाइड है या फिर I2 है,
तो इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज करवाएगा सबसे ज़्यादा, कौन ऑक्सीडाइज करवाएगा यहाँ पर? देखिए ये हमें दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जस्ट ऑपोजिट है। सॉरी, ये हमें दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हमारे पास में I2 है, I2 क्या करेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, तो वो दूसरे का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, I2। इसके अलावा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, इसका, फ्लोराइड और फ्लोरीन का। अब इसमें से भी हम किसको बोलेंगे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट? जो सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, यहाँ पे फ्लोराइड होगा या फिर F2 होगा। अब इन दोनों में से कैसे हम चूज़ करेंगे, देखिए या तो आप इसको ऑप्शंस में से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है पर। तो I2 और फ्लोराइड में से, फ्लोराइड और F2 में से, देखिए फ्लोराइड क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो F2 बना देगा, जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे का करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमेशा फ्लोराइड लेंगे। यदि F2 ले लिया तो F2 खुद ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, जो दूसरे का रिडक्शन करवा दे, तो ये तो खुद रिड्यूस ही होगा, तो ये हमेशा दूसरे का ऑक्सीडेशन ही करवाएगा। तो यहाँ पर I2 और फ्लोराइड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। I2 और फ्लोराइड जो होंगे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो 80 का आ जाएगा आंसर नंबर बी। 81 lambda m of H plus and lambda m of OH minus ions are very much higher than other ions. It is due to proton jump from one water molecule to another, resulting in a more rapid transfer of positive charge from one region to another. बिल्कुल दोनों सही है, और असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और ये रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। प्रोटॉन जंप के कारण ही H प्लस और OH माइनस का जो कंडक्टेंस होता है वो एबनॉर्मली हाई होता है। तो दे बोथ आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 81 का आंसर ए है। 81 का है आंसर ए। (82) KCl, NaCl, NH4Cl, etc. cannot be used in the salt bridge of a cell containing silver. A salt bridge contains electrolyte solution, contains concentrated solution of an inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 and agar agar। दोनों सही है। देखो असर्शन भी सही है। इनको अपन सिल्वर कंटेनिंग सॉल्ट ब्रिज, मतलब सिल्वर कंटेनिंग सॉल्यूशन के अंदर ये वाले सॉल्ट ब्रिज अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि सिल्वर जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट क्लोरीन के साथ में बाइंड कर जाता है और AgCl का कॉम्प्लेक्स बना के प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो सिल्वर का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है यदि अपन KCl, NaCl और NH4Cl को यूज़ कर लेता है। तो इसलिए ये वाले अपन सिल्वर कंटेनिंग जब भी अपन सेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी सॉल्ट ब्रिज होता है उसके अंदर अपन ये वाले कंपाउंड नहीं यूज़ करते। तो असर्शन भी सही है और सॉल्ट ब्रिज के बारे में इन्होंने बताया, बट इन दोनों का रीज़न नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि ये रीज़न जो है सही नहीं है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी सही है, बट ये दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 82 का हो जाएगा आंसर बी। 83 2.5 volt is required for the following electrolytic reduction of Al2O3 at a high temperature. 2Al2O3 से बन रहा है 4Al plus 3O2. The Gibbs energy for the decomposition of aluminium oxide at same temperature is। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है और हमें रिएक्शन दी, हमसे गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। देखिए गिब्स एनर्जी होता है डेल्टा जी होता है माइनस NFE। तब यहाँ पर हमें E की वैल्यू भी दी हुई है, N की वैल्यू हम रिएक्शन से निकाल लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा जी आ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि E की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे डेल्टा जी जो आएगा नेगेटिव आएगा। इसके अंदर यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पे चारों की चारों जो वैल्यूज़ हैं सब में माइनस आना चाहिए, ठीक है, ये सब में माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है सब में। तो पहली चीज़, अब यदि हम वैल्यू रखें तो सबसे पहले तो हम N की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। तो देखिए 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बन रहा है 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2, 2Al2O3 से बन रहा है 4Al प्लस 3O2। देखिए यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर और यहाँ पर एल्यूमिनियम 0 पर है। टोटल कितने एल्यूमिनियम है, 4 एल्यूमिनियम कितने पे, +3 पे, और चारों के चारों एल्यूमिनियम 0 पे चले गए, यानी यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज पहले कितना था, प्लस का 12 था,
और प्लस के 12 से अब पूरा के पूरा जो नेट चार्ज हो गया वो 0 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए होंगे? 16, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे? 12। जितने इसका चार्ज जो है लूज हुआ उतने इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे? ऑक्सीजन से आए होंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड की वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। तो इट वुड बी इक्वल टू -12 मल्टीप्लाइड बाय एफ की जगह पे 96500 इंटू ई की जगह पे, ई की वैल्यू हमें दी हुई 2.5, दैट इज 2.5 वोल्ट। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो वो गड़बड़ है, यहाँ पे हमें माइनस में रखना है। इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद में 2895 किलो जूल। ठीक है, ये वाला आंसर जो है जूल में है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर देना तो ये आंसर किलो जूल में इसमें। ठीक है बच्चों, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर क्या हो गया? पहले तो 83 का बी हो गया, 83 का आंसर है बी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। Consider the change in oxidation state of a non-metal X corresponding to different EMF values as shown below. हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगी। देखिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो वाली स्पीशीज शो करती है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब कि जो उससे जिससे बन रहा है वो वाला पोटेंशियल और जो आगे कन्वर्ट होगा ये वाला पोटेंशियल, इनमें जितना कम डिफरेंस होगा वो वाली स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा लाइकली है कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगी। जैसे XO3 माइनस को यदि आप देखोगे तो एक साइड उस पर 1.62 वोल्ट की ज़रूरत से वो बन रहा है और वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा 1.78 वोल्ट से। तो इसके ये किस डायरेक्शन में कन्वर्ट होगा, इनके बीच में ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है बहुत ही कम है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो XO3 माइनस है इट कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, it can show disproportionation reaction because difference between oxidation potential and reduction potential is minimum। ठीक है, देखिए XO3 माइनस में सबसे कम डिफरेंस है, XO माइनस में यहाँ पर एक साइड पे 1.78 है और एक जगह पर 1.49 है। यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, और X2 में 1.03 और 1.49, यहाँ पर भी डिफरेंस थोड़ा और बड़ा है। सबसे कम डिफरेंस यहीं पर है, तो इसलिए ये वाली जो स्पीशीज़ है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकती है। ठीक है, तो XO3 इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 85। Which of the following statement for the order of reaction is correct? Order of a reaction is multiplication of in power to the concentration terms of reactants expressed in the rate law. Order of reaction is multiplication of in power to concentration ये तो एकदम ही गलत स्टेटमेंट है, कुछ भी लिख दिया इन्होंने। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये भी गलत है। ऑर्डर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, ये भी गलत है। डी भी गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं 86 पे, सेक्शन बी। 86 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A plus B arrow C plus 56 किलोजूल, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है जितना। फॉर द रिएक्शन C arrow A plus B एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। यहाँ पर ये जो एनर्जी निकली हुई है ये हमें प्रोडक्ट के साइड पे दी हुई है, इसका मतलब कि एनर्जी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हुई है। यदि एनर्जी रिलीज हुई है मतलब कि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ग्राफ बना के ही करें। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम ग्राफ कैसे बनाते हैं कि हायर एनर्जी से ग्राफ चालू होगा, लोअर एनर्जी तक जाएगा, बीच में जो एनर्जी का गैप आएगा वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। तो ये वाला जो एनर्जी का गैप आएगा ये एनर्जी किसके बराबर है? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये वाली जो एक्सेस एनर्जी जो रिलीज हुई है उस एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी? डेल्टा एच के बराबर। मतलब कि ये जो रिएक्शन का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी
मतलब डेल्टा एच की वैल्यू हमें जो दी है वो दी हुई है 56 किलो जूल और एक्टिवेशन एनर्जी हमें दी हुई है 113 किलो जूल। अब यदि यही रिएक्शन में रिवर्स कर दूँ तो यहाँ से स्टार्ट होगी और ये ग्राफ ऐसा चलेगा और ये ऐसा नीचे आ जाएगा। तो ऐसे रिवर्स रिएक्शन में सेम टू सेम में यदि हम रिवर्स रिएक्शन चले जाएं तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी और यहाँ के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो टोटल इतनी होगी। ठीक है, ये टोटल हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। और क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये वाली एनर्जी पहले कितनी थी 56 और ये वाली एनर्जी कितनी थी 113। तो ये टोटल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, दैट इज 56 + 113, इट इज इक्वल टू 169 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट अकर्स इन एसिड सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज रेट इक्वल टू इतना इतना, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें डिक्रीज करनी है तो हम कैसे डिक्रीज करेंगे। देखिए, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे उन्होंने रेट की वैल्यू नहीं पूछा है कि रेट की वैल्यू डिक्रीज किससे हो सकती है। रेट की वैल्यू इन तीनों से डिक्रीज हो सकती है। रेट की वैल्यू होती है के मल्टीप्लाइड बाय इसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसका कंसंट्रेशन। लेकिन ये लोग रेट कांस्टेंट यानी सिर्फ ये के की बात हो रही है। रेट कांस्टेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें कम करनी है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो 87 का जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी अरेनियस इक्वेशन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, इसलिए डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज द ओनली वे बाय विच यू कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो 87 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 88 के ऊपर। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज ट्रिपल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये जो रिएक्शन है ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि दिखती सेकंड ऑर्डर है, बट ये एक्चुअल में है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि जो अपीयर करती है कि वो अपीयर्स टू बी अनदर ऑर्डर रिएक्शन, कि उसका ऑर्डर कुछ और है, बट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है कि हाफ लाइफ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के। तो हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि हम अमोनिया का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दें तो बताइए हाफ लाइफ में कितना इफेक्ट आएगा। तो हाफ लाइफ वुड रिमेन अनचेंज्ड। तो यदि हम अमोनिया का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो जो हाफ लाइफ होगी वो सेम ही रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए 88 का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, डी, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट हम आए थे 89। फॉर द रिएक्शन x + y एरो प्रोडक्ट्स इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ x and y देयर इज अ चार्ज बाय फैक्टर ऑफ चेंज बाय फैक्टर ऑफ 16 इन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, यदि हम दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो टोटल 16 का फैक्टर का चेंज आ रहा है। इसको ऐसे समझिए, क्वेश्चन नंबर 88 नहीं 89। फॉर द रिएक्शन x + y हमें बोल रहे हैं ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन बोथ x and y देयर इज अ चेंज बाय फैक्टर ऑफ 16 इन द रेट ऑफ रिएक्शन। 16 का यदि रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आया है, मतलब क्या कि जब आप a का कंसंट्रेशन या फिर b का कंसंट्रेशन दोनों डबल कर रहे हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों का डबल डबल कर रहे हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है टोटल 16 टाइम्स बढ़ गई है। तो यानी 2 की पावर कितना हुआ होगा, टोटल 4 हुआ होगा, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी 4 होगी। मतलब कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 4 है। इंडिविजुअल की हम बात नहीं कर रहे कि ए के रिस्पेक्ट में कितना है, बी के रिस्पेक्ट में कितना है।
हम इससे ये समझ सकते हैं कि देखिए दोनों का कंसंट्रेशन यदि हमने 2 टाइम्स कर दिया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, दोनों का इंडिविजुअल ऑर्डर कुछ ना कुछ है, रेट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, और हमको पता चल रहा है कि जो वैल्यू है ये 16 टाइम्स हो गई, यानी कि 2 की पावर x प्लस वाई की वैल्यू 16 है। x प्लस वाई क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो x प्लस वाई यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, 4, कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 है। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ y ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स। दूसरी बार हमने क्या किया कि सिर्फ हमने इसका कंसंट्रेशन डबल किया, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने दिया, और तब हमारे पास में जो कंसंट्रेशन आया वो 8 टाइम्स आया। मतलब कि इसके कंसंट्रेशन डबल करने से जो हमारा कंसंट्रेशन हो गया, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन हो गई वो 8 टाइम्स हो गई। मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, y के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू 3। ठीक है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और y में यदि हम कंपेयर करें 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी y की वैल्यू कितनी है 3। तो y की वैल्यू यदि 3 है तो x की वैल्यू कितनी है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि x के रिस्पेक्ट में जो पावर है वो कितनी है 1 है, और y के रिस्पेक्ट में जो पावर है वो 3 है। ठीक है, तो रेट की वैल्यू आ जाएगी k इंटू एक्स की पावर 1 इंटू वाई की पावर 3। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 89 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो कितना है, आंसर सी। The specific conductance of a 0.1 N KCl solution at 23 degree Celsius is इतना, the resistance of cell containing the solution at the same temperature was found to be 55 ohm, the cell constant will be। हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। यह है क्वेश्चन नंबर 90। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल बाय ए। एल बाय ए को हम लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट के बराबर, तो रेजिस्टेंस हो जाता है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट, लेट से हम उसको कर देते हैं जी से डिनोट। अब रेजिस्टिविटी जो होती है इन्वर्स होती है कंडक्टिविटी के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको इट इज सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है। हमें यहाँ पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, इट इज़ 0.012 और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई है 55। तो जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय आर के बराबर आएगी, इट वुड बी इक्वल टू 0.012 मल्टीप्लाइड बाय 55। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.66 के अराउंड, 0.66 ऑप्शन में है आंसर बी। मतलब कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो आंसर क्या है, तब जो आंसर आएगा वो क्या है, बी। नेक्स्ट हमारा आता है 100 नंबर क्वेश्चन पे, 90 है ना। नेक्स्ट हमारा आता है 91 पे। कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है कॉपर, और इंक्रीजिंग कॉपर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, देखिए ई सेल जो होगा वो ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग ऑफ कॉपर का कंसंट्रेशन यानी 1 डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन, ये होगा हमारा फॉर्मूला। यदि हम ये कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये पूरी वैल्यू जो होगी कम हो जाएगी। यदि पूरी वैल्यू कम हो रही है तो ई सेल की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। माइनस वाली वैल्यू यदि कम हो रही है तो ये पूरी वैल्यू जो होगी बढ़ जाएगी। इसलिए यदि कॉपर का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 91 का क्या हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट हमारा आता है 92 नंबर क्वेश्चन पे।
92 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, इफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन टू सॉल्यूशंस ऑफ pH3 एंड pH6 एंड सॉल्ट ब्रिज इज कनेक्टेड, ईएमएफ ऑफ रिजल्टिंग सेल इज। देखिए यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कि कौन सा एनोड मानना है कौन सा कैथोड मानना है, तो हम जनरल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो पहले लिखा हुआ है वो एनोड है, जो बाद में लिखा हुआ है वो कैथोड है। ठीक है, अब चाहे तो वाइस वर्सा भी मान सकते हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। और क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए इनके अंदर कहीं पे भी माइनस साइन या प्लस साइन ऐसा कुछ लिखा नहीं, सबके सब पॉजिटिव में है। तो यदि आपका आंसर माइनस में भी आता है तो भी आप उसको प्लस में लिख के आंसर ला सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू तो ज़ीरो होती है, तो वहाँ पर हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ई सेल की वैल्यू, इट इज़ -0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ H प्लस के कंसनट्रेशन का स्क्वायर, दोनों केस में। ऊपर हम लिख देंगे एनोड के बारे में, नीचे लिख देंगे हम कैथोड के बारे में। तो एनोड में यहाँ पर H प्लस का कंसनट्रेशन कितना है, देखिए एनोड के लिए हमें pH की वैल्यू दी हुई है 3। pH की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं कि H प्लस कंसनट्रेशन जो होगा वो 10 की पावर -3 के बराबर होगा। कैथोड के लिए pH की वैल्यू दी हुई है 6, तो यहाँ पर H प्लस का कंसनट्रेशन होगा 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा -0.059 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -6 का स्क्वायर। तो ये 2 आगे आप उठा के लेके आ सकते हैं। अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर आप रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 0.059 माइनस का डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.59 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स लॉग ऑफ 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -6 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये -0.059 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 10 की पावर 3, लॉग ऑफ 10 की पावर 3 हो तो यहाँ पे 3 भी उठ के आगे आ जाएगा, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स लॉग 10, और यहाँ पे लॉग 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 0.059 टाइम्स 3 इट इज -0.177, यही हमारा ऑप्शन है, 92 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, (93) कंसिडर द सेल गिवन बिलो, Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन रहा है, E0x है, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर। हमें दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। देखिए हमारे पास हाफ सेल है Ag प्लस, ये हाफ सेल है, और कॉपर 2 प्लस कॉपर, ये हाफ सेल है। इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ERP दिया हुआ है हमें x, और इसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है y। तो सिल्वर का हमें दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया है, तो E0 सेल की वैल्यू किसके बराबर होती है, E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड। ये वाली साइड क्या है हमारी, एनोड वाली साइड है, ये वाली साइड क्या होती है, कैथोड वाली साइड है। तो इसका ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये E0 RP एनोड वाला है, और ये वाला क्या है, कैथोड वाला, तो ये हो जाएगा y - x। तो EMF ऑफ सेल यानी E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी y - x के बराबर, दैट इज ऑप्शन सी। तो आंसर इज सी। 94, what is the activation energy for a reaction if its rate triples when the temperature is raised from 30 degrees Celsius to 40 degrees Celsius? देखिए यदि रेट ट्रिपल हो रहा है इसका मतलब क्या है कि के की वैल्यू ट्रिपल हो रही है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो भी अपन ने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले, अरेनियस इक्वेशन का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 94,
हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिराइव किया था कि log ऑफ K2/K1 होता है EA अपॉन 2.303 R टू 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब देखिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, हमें बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो गई है, मतलब कि K2 की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स है K1 के बराबर। एक्टिवेशन एनर्जी हमें पूछ रहे हैं, R की वैल्यू हमें दी हुई है 8.3 और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 313 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब वैल्यूज रखेंगे। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 K1/K1 इक्वल टू EA की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है अपॉन 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 इंटू 1 बाई इनिशियल टेम्परेचर इज 303 माइनस 1 बाई फाइनल टेम्परेचर इज 313 केल्विन। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा log 3 इक्वल टू EA अपॉन 2.3 टाइम्स 8.3। ये हो जाएगा 313 माइनस 303 हो जाएगा 10 अपॉन 303 इंटू 313। तो EA की वैल्यू में ये सबको वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 10, 3 इंटू 313 इंटू 2.3 इंटू 8.3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 0.477 दी हुई है, डिवाइडेड बाय 10। ये वैल्यू आएगी किस में, जूल में। यदि आप किलो जूल में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इसको और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये की जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद में वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी 86.62 के अराउंड। ठीक है बच्चों, 86.62 kJ पर मोल। ठीक है, ये आंसर आएगा, आंसर नंबर सी। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारा आता है 95 नंबर क्वेश्चन। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर अरेनियस इक्वेशन इज k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस EA बाई RT। पहले ही स्टेटमेंट मुझे तो सही लग रहा है। k इक्वल टू ए ई की पावर प्लस EA बाई RT, ये गलत हो गया। ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT होता है, यहाँ पे प्लस कर दिया, ये भी गलत हो गया। log k इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT होता है, यहाँ पे प्लस कर दिया। तो ये तीनों गलत हो गए, फर्स्ट वाला सही है। 95 का क्या हो जाएगा, आंसर ए। प्रॉपर फॉर्मूला पूछ रहे हैं, बहुत ही ईजी सवाल है। Which of the following does not express the reaction rate? रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो देखिए अपन लिख ही देते हैं सबके टर्म्स में। हमें रिएक्शन दी हुई है A प्लस 3B से बन रहा है 2C प्लस हाफ D, 2C प्लस हाफ D। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी माइनस DA बाई DT इक्वल टू माइनस DB बाई DT डिवाइड बाई 3। ये होगा प्लस का DC बाई DT अपॉन 2 टाइम्स DT एंड इट वुड बी इक्वल टू प्लस का D कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय DT अपॉन हाफ। यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 2 टाइम्स वो भी प्लस का D बाई DT। तो देख लेते हैं, माइनस DV बाई 3 DT सही है, माइनस DA बाई DT ये भी सही है, माइनस प्लस का DC बाई 2 DT ये भी सही है, D DT बाई 2 ये गलत है, यहाँ पे 2 ऊपर आना चाहिए, ये वाला यहाँ पर गलत हो गया, तो D ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर इज डी वाला हमारा आंसर है। रेट अपने को रॉन्ग एक्सप्रेशन पूछ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम 97 पे। द 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, सही है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag प्लस और हाफ मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस और 1/3 मोल्स ऑफ Al3 प्लस।
ये भी सही है, दोनों करेक्ट हैं, बट मुझे नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 97 में ए भी सही है, रीज़न भी क्या है, ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीज़न क्या है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन। फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन 2 स्टेप्स एज ए प्लस बी एरो एक्स स्लो और एक एक्स है एरो बी ए बी फास्ट। देखिए, जब भी 2 स्टेप की यदि आपको रिएक्शन दिए तो हमारे ग्राफ के अंदर 2 पीक आएगी, ठीक है, कभी भी सिंगल पीक नहीं आ सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब इन दोनों में से हम कौन सा चूज करेंगे, तो देखिए, जब भी हम स्लो रिएक्शन की बात करते हैं ना, कि मान लो ए एरो बी ये वाली स्लो रिएक्शन है, बी एरो सी ये वाली फास्ट रिएक्शन है, तो जो भी स्लो रिएक्शन होती है वो स्लो इसलिए होती है क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वाली रिएक्शन की पीक थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और जो फास्ट रिएक्शन होगी उसकी पीक थोड़ी सी छोटी होगी, और फिर उसके बाद में रिएक्शन ऐसे आगे कंप्लीट होगी। तो यदि हमारी फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है, तो सबसे पहले वाली जो पीक होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। यदि हमारी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो फास्ट होती और सेकंड वाली स्टेप जो है छोटी होती, तो वो अपन ग्राफ कुछ ऐसा बना देते हैं। इसमें क्या है, अपनी फर्स्ट स्टेप अपन बोल देते हैं कि फास्ट है, सेकंड वाली स्टेप स्लो है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाली स्लो है और सेकंड वाली क्या है, फास्ट है। तो ऐसे करके हम दोनों का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप स्लो दी हुई है, तो ए प्लस बी से जो पहले वाली स्टेप है ये क्या है, स्लो है, तो इसकी पीक जो है हायर होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर पहले वाले की पीक जो है वो स्मॉल है और बाद वाले की पीक जो है वो ज़्यादा है। मतलब कि ग्राफ की जो पीक है वो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देखना है। तो 98 में हमारा जो ऑप्शन बी आएगा वो करेक्ट है, वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 हमें कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा इंक्रीज हो, ऑलवेज, ऐसा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट व्हेन टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम हो जाती है। इसलिए हमेशा अपन ऑलवेज, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी कहती है कि मोस्टली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, यदि मोस्टली लिखा होता तो वो ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ऑलवेज, इसलिए ये नॉट ट्रू है। तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया। अब रीज़न देख लेते हैं, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, यही लिख रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं होती टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ए भी फॉल्स है और रीज़न भी फॉल्स है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 100 नंबर पर। Molecularity of a reaction can be fractional but order is never fractional। इन्होंने उल्टा लिख दिया है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है। असर्शन कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर जो हो सकता है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये गलत है, फॉल्स है। एक्चुअल में क्या होता है कि मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं होती, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसलिए हमारा जो असर्शन है वो क्या है, फॉल्स है। रीज़न देख लेते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन में भी जीरो फ्रैक्शनल इंटीजर, मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है रिएक्शन की वो ज़ीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, वो एक इंटीजर होती है, वो भी होल नंबर होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमारी ज़ीरो भी नहीं हो सकती,
फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकती है, ओनली एंड ओनली इंटीजर। तो हमारा रीज़न भी क्या है, रीज़न भी हमारा गलत है। तो असर्शन भी गलत है, फॉल्स है, और रीज़न भी क्या है, गलत है, फॉल्स। बोथ असर्शन एंड रीज़न और फॉल्स, आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।